चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप इसमें जो पूछा गया है वो है सबसे पहले z। तो चलिए z निकालते हैं और हमारा z आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे हमने डिस्कशन की थी कि एसी सर्किट एनालिसिस को कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली लाइक अ डीसी नेटवर्क। तो अब यहाँ पे z निकालने के लिए, इक्विवेलेंट z निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको लगता है एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। r प्लस जे एक्सएल इन पैरेलल विद यहाँ पे r प्लस जे एक्स सी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब हमारा r क्या है 10 प्लस जे 10 और हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। 10 माइनस जे 10, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा और डिवाइडेड बाय 10 प्लस जे 10 प्लस 10 माइनस जे 10। ये एग्जैक्टली आप जैसे डीसी एनालिसिस में पैरेलल सर्किट सॉल्व करते थे ये वैसे ही है। कीजिए सॉल्व। इसे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 200 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 और याद रहेगा आपका 10 एंगल 0 डिग्री पोलर में, और आपका आंसर आ जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में 10 प्लस जे 0। तो चलिए अब आई निकालते हैं। आई निकालने से पहले आपको आपका पावर फैक्टर एंगल समझ आ गया होगा क्या है वो 0 डिग्री। तो अब एक काम करते हैं, अब आई निकालते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़। तो हमारा आई आ जाएगा सिंपली v डिवाइडेड बाय z और v है हमारा यहाँ 240 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आई आ जाएगा सिंपली 24 एंगल 0 डिग्री एम्पियर्स। और कभी अगर मैंने पीछे में नोटिस करा था कि मैंने कभी z की आपको इम्पीडेंस नहीं बताया, यूनिट्स नहीं बताया। एक्चुअली क्या होता है, z की यूनिट्स भी ओम्स ही होते हैं जैसे रेजिस्टेंस के थे, और एक्सएल के भी और एक्सी के भी, लेकिन एल के हेनरी होते हैं और सी के फैरेड होते हैं, लेकिन एक्सएल के यूनिट्स ओम्स में हैं और सिमिलरली एक्सी भी ओम्स में ही हैं, लेकिन एल और सी इंडिविजुअली एच और एफ, हेनरी और फैरेड्स। चलिए और एक आध चीज़ और समझ लेते हैं। ये वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, आपको कुछ एक आध चीज़ें समझनी है, बाकी डीसी एनालिसिस की तरह ही सॉल्व होता है, बच्चे छोड़ देते हैं ये चैप्टर। तो इसमें एक जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में कंफ्यूज करता है मेनली कि भाई कहाँ वेक्टर फॉर्म लें और कहाँ मैग्नीट्यूड लें, याद ही नहीं रहता। तो क्या करना है, उसे सिंपली इतना तो देख लीजिए, वी आई जेड इन तीन चीज़ों की इंटर कैलकुलेशंस के लिए, इंटर कैलकुलेशन से मेरा मतलब अगर आप वी बाई जेड करके आई निकालने की कोशिश कर रहे हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, अगर आप आई इंटू जेड करके वी निकालने की कोशिश कर रहे हैं देन अगेन वेक्टर एंड यू विल गेट अ वेक्टर आंसर। एंड सिमिलरली और क्या ऑप्शन रहा हमारे पास, वी डिवाइडेड बाय आई करके जेड निकालने की कोशिश करें देन अगेन ये वेक्टर फॉर्म्स में रहना चाहिए बस। तो मतलब वी आई जेड की इंटर कैलकुलेशंस वेक्टर फॉर्म में होती है, और सिमिलरली पी क्यू और एस, चलिए एस तो नहीं, पी क्यू ये दोनों मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप वी आई कॉस फाई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड एंगल, और सिमिलरली वी आई साइन फाई भी, उसमें भी यहाँ वी वेक्टर फॉर्म नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे भी आई मैग्नीट्यूड है और साइन फाई एक एंगल है। तो अब यही कन्फ्यूजन का यहाँ पे रहता है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे डीसी एनालिसिस से अलग करती है। यहाँ पे भी आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेम वे में पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे जैसे हमने भी किया। यहाँ पे भी आप केवीएल लगा सकते हैं, नॉर्टन लगा सकते हैं, थेवेनिन लगा सकते हैं, जेड इक्विवेलेंट जैसे हमने निकाला उसी तरह से जेड इक्विवेलेंट थेवेनिन के लिए कभी कोई सर्किट दिया हो तो बस जेड इक्विवेलेंट निकालिए, और उन दो नोड्स के अक्रॉस जहाँ थेवेनिन पूछा है वहाँ पे आप वोल्टेज निकालिए, थेवेनिन वोल्टेज निकालिए। तो ये एग्जैक्टली डीसी एनालिसिस की तरह ही ट्रीट कीजिए सर्किट को। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था जिसकी वजह से चीज़ें मुश्किल हो जाती थी वो ये था कि वेक्टर फॉर्म कहाँ अप्लाई करें और मैग्नीट्यूड फॉर्म कहाँ अप्लाई करें, बस इतना सा पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म वाला एरिया आपका, पी आई और जेड की इंटर कैलकुलेशंस, और ये रहा आपका मैग्नीट्यूड वाला एरिया। बस इतनी चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो अब मुझे नहीं लगता आपको कभी प्रॉब्लम आनी चाहिए एसी नेटवर्क एनालिसिस सॉल्व करने में। और बात रखिएगा, इसे स्किप करने का मत सोचिएगा, क्योंकि एसी नेटवर्क एनालिसिस
को स्किप कर दिया ना तो ये भी गया आपका, ये भी गया आपका और ये भी गया आपका। ये 3 सब्जेक्ट्स और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये आता होगा तभी इन चैप्टर्स को पढ़ने में ना और आसानी हो जाएगी। वहाँ पे इन चैप्टर्स में आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे और पीछे ये नहीं आता होगा, तो फिर इनमें क्या नया सीखना है वो देखेंगे या वहाँ पे एसी नेटवर्क एनालिसिस तब शुरू करेंगे सीखना। तो एसी नेटवर्क एनालिसिस अभी सीख लीजिए, तो बाद में यहाँ पे इनके अंदर क्या कंसेप्ट हैं वो फिर हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए, अब वी भी निकल गया, आई भी निकल गया, पी और क्यू निकालते हैं। पी आ जाएगा हमारा वी आई cos 5, तो वी हो गया हमारा 240 इंटू 10 cos ऑफ 0 इक्वल टू 2400 वाट्स। और हमारा आई हो गया, क्यू हो गया वी आई sin 5 इक्वल टू 240 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0 VAR। और हमारा एस हो गया P प्लस जे क्यू, इसे P वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं एस को। तो वी आई कॉन्जुगेट करते हैं जब आप, तो वेक्टर फॉर्म लेते हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में आप अपना एक और मेंबर ऐड कर लीजिए वी आई सेट के साथ एस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा P है 2400 प्लस जे 0, तो हमारा एस आ गया 2400 VA। तो याद रखिएगा, अगर जैसे आपको यहाँ पर जो करंट मिली है ये वाली 24 एंगल 0 डिग्री, वो ये करंट है। अगर आपको ये करंट निकालनी है और ये करंट निकालनी है I1 और I2, तो क्या करना है आपको, आप CDR करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो ये एज ए होमवर्क रखिए, अपना हाथ थोड़ा और खोलने के लिए एसी सर्किट एनालिसिस में CDR लगाइए, I1 और I2 जानिए, एंड देन I1 प्लस I2 करके चेक कीजिए कि वो I आया कि नहीं। ठीक है, ये सारा कुछ अपने हाथ खोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझ जाने के लिए, इसे अपनी एसी सर्किट एनालिसिस के कंसेप्ट्स को अपनी हड्डियों में बसाने के लिए हर तरह की चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि ये बस जाए आपके दिल दिमाग के अंदर, जैसे ABCD बसा हुआ है। तो और KVL लगा के भी देख लीजिए, यहाँ पे लूप करंट लीजिए, ये आपका EMF आ गया 240 यहाँ पे, और एक यहाँ पे लूप करंट ले लीजिए, तो भी देखिए आपका I2 का आंसर CDR से जो निकला था वो बराबर है कि नहीं, और आपका I1 का आंसर जो CDR से निकला था वो इस लूप करंट में I1 माइनस I2 करके निकलता है कि नहीं, वो भी करके देखिए। अपने प्रैक्टिस कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी इसी सर्किट एनालिसिस में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये रहा P 2400 वाट्स, ये रहा S 24 VA। ये पहली बार हुआ है जब P और S की सेम वैल्यू आई है। बीइंग एन इंजीनियर हमारा यही काम होता है, P और S की वैल्यू सेम रहे, इक्वल रहे, हमारा जो नेटवर्क हो वो यूनिटी पावर फैक्टर का होगा, तभी ऐसा होगा। बीइंग एन इंजीनियर हमारा यही काम है, कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करना है उसे यूनिटी पावर फैक्टर से डिज़ाइन करें। LOC तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो इस अंदाज में हो कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी ही रहे। बीइंग एन इंजीनियर हमारा यही काम है, कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करें उसे यूनिटी पावर फैक्टर के साथ करें।